अबेहयात पार्ट 14। 15 मिनट के बाद उसने चंद अफराद के साथ सलार को बातचीत करते रिसेप्शन पर नमूदार होते देखा। वो इससे काफ़ी फासले पर था और इधर उधर नज़र दौड़ाए बगैर वो इन लोगों के हमरा रिसेप्शन की एंट्रेंस तक गया था। एक लम्हे के लिए मामा को खदशा हुआ कि वो कहीं इनके साथ बाहर ना निकल जाए, लेकिन वह दरवाजे से कुछ पहले इन लोगों से हाथ मिलाने लगा था। वो इन्हें छोड़ने के लिए वहाँ आया था। चंद मिनट दरवाजे पर इन लोगों के साथ बात करने के बाद वह इधर उधर देखे बगैर लंबे लंबे डाक भरता हुआ दोबारा वापस जाने लगा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोका। उसने यकीनन दूर सोफे से खड़ी होती मामा को देख लिया था, वरना वो सलार को कभी वहाँ रोककर इसके किसी विजिटर के बारे में इन्फॉर्म ना करती। इमामा ने सलार को रिसेप्शनिस्ट की बात सुनते और फिर ठुठकते देखा। वो अपनी एरियो पर घूम गया था। वो बहुत फासले पर थी, लेकिन इतने फासले पर नहीं थी कि वो इसे देख या पहचान ना पाता। उसे सलार के चेहरे पर इतनी दूर से भी हैरत नजर आई। फिर वो मुस्कुराया था। उसने पलट कर रिसेप्शन से यकीनन इसका तारुफ करवाया। फिर वो रुके बगैर इसकी तरफ भाड़ आया। अगर वो इससे घर में सामना कर रही होती तो इस वक्त वो सलार से लिपट कर बच्चों की तरह रो रही होती। वो कुछ ऐसी ही ज़हनी हालत में थी, लेकिन वो यहाँ ये नहीं कर सकती थी। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़, उसने करीब आते हुए कहा। वो बेहद खुशगवार मूड में था। मेरा जूता टूट गया है, उसने बेरब्ती से जवाब दिया। उसने सलार से नजरें मिलाए बगैर सर झुकाए हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि वो इसकी आंखें पढ़े, क्योंकि वो जानती थी कि वो इसकी आंखों को खुली किताब की तरह पढ़ सकता था। सामने सिग्नल पर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और लिफ्टर उसे कहीं ले गया है, और यहाँ तुम्हारा ऑफिस था तो मैं आ गई, लेकिन शायद नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुम मसरूफ़ हो। बस तुम मुझे घर भिजवा दो। उसने जवाबन एक के बाद एक मसले बताते हुए उसे बेहद बेढंगे अंदाज में कहा। नो प्रॉब्लम। सलार ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए उसे तसल्ली दी। सॉरी मैम, आप मुझे अपना तारुफ करवा देती तो मैं आपको ऑफिस में बिठा देती। डेस्क पर बैठी लड़की ने इसके करीब आकर माजरत की थी। इट्स ओके, किसी को भेजकर यहाँ करीब किसी शो स्टोर से इस साइज़ का जूता मंगवाएं, उसने इस लड़की से कहा। और फिर अगला जुमला इमामा से कहा। इमामा, ये टूटा हुआ जूता उतार दो। उतार दूँ? वो हिचकिचाई। हाँ, कोई हर्ज नहीं, मेरे बाथरूम में वज़ू के लिए स्लीपर्स हैं, वो पहनकर पाँव धो लेना, तब तक नया जूता आ जाएगा तुम्हारे लिए। और किस सिग्नल से गाड़ी लेकर गए हैं? इमामा ने उसी अंदाजे से बताया। उसने डेस्क से आने वाली लड़की को गाड़ी का नंबर बताते हुए कुछ हदायत दी। वो तब तक टूटे हुए जूते से अपना पाँव निकाल चुकी थी। उसका हाथ अपने हाथ में लिए वो इसे वहाँ से ले आया। अपने हाथ पर इसकी गिरफ्त से इमामा ने महसूस किया कि इसे इस वक्त इस सहारे की बेहद ज़रूरत थी। एक पाँव में जूता ना होने के बावजूद वो बड़ी सहूलत से चलते हुए इसके ऑफिस आ गई थी। वो रास्ते में मिलने वाले अफराद से इसी रिलैक्सड और आम अंदाज में से मुतारिफ़ करवाता कॉरिडोर से अपने ऑफिस आ गया। वैसे तुम इस तरफ आ कैसे गई? अपने ऑफिस का दरवाज़ा बंद करते हुए इसने मामा से पूछा। मैं? उसे कोई बहाना याद नहीं आया। उसका जहन इस वक्त कुछ इतना ही खाली हो रहा था। स्लट चंद हमें जवाब का इंतज़ार करता रहा। फिर उसने बात बदल दी। तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। अपनी टेबल की तरफ जाते हुए इसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाते हुए उससे कहा। उसके साइड डेस्क पर रखी अपनी एक फ्रेम्ड तस्वीर से नजरें हटाते हुए वो कमरे के एक कोने में पड़े सोफे में से एक पर बैठ गई। वो इंटरकॉम पर इसके लिए कोई जूस लाने का कह रहा था जब इसका फ़ोन बजने लगा। उसने अपना सेलफोन उठाकर कॉल रिसीव की। चल हमें वो फ़ोन पर बात करता रहा। फिर उसने इमामा से कहा। इमामा, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड कहाँ है? वो इसके सवाल पर चौंक गई। उसके पास एक सप्लीमेंट्री कार्ड था मेरे बैग में, ज़रा चेक करो। उसने बैग से वॉलेट निकाला और फिर बारी बारी इसके तमाम हिस्से चेक किए। वहाँ कार्ड नहीं था। उसके हाथों के तोते उड़ गए। इसमें नहीं है, उसने उड़ी हुई रंगत के साथ सलार से कहा। उसने जवाब देने की बजाय फ़ोन पर कहा। बिल्कुल, मेरी बीवी छोड़ आई थी वहाँ, मैं मंगवा लेता हूँ, थैंक यू। उसने फ़ोन बंद कर दिया। इमामा की जैसे जान में जान आई। कहाँ है कार्ड? इमामा ने पूछा। कहाँ शॉपिंग की है तुमने? सलार ने उसकी तरफ आते हुए पूछा। उसे डिपार्टमेंटल स्टोर याद आया। वहाँ छोड़ दिया था मैंने। उसे जैसे यकीन नहीं आया था। हाँ, स्टोर के मैनेजर ने हेल्पलाइन को इन्फॉर्म किया। वो तुम्हारे सेल पर ट्राई करते, लेकिन तुमने कॉल रिसीव नहीं की। अब उन्होंने मुझे कॉल किया है। वो बैग से अपना सेलफोन निकाल कर देखने लगी। इस पर वाकई बहुत सारी मिस्ड कॉल्स थी, लेकिन ये कब आई थी? शायद जब वो रिसेप्शन पर बैठी अपनी सोचों में गरक थी। एक आदमी एक ट्रे में पानी और जूस का गिलास लेकर आ गया। उसे इस वक्त इसकी शदीद ज़रूरत महसूस हो रही थी। प्यास की वजह से नहीं, बल्कि शर्मिंदगी की वजह से। सलार दूसरे सोफे पर आकर बैठ गया। इस दौरान इंटरकॉम दोबारा बजा और वो उठकर गया। गाड़ी का पता चल गया था। इमामा, गाड़ी के पेपर्स कहाँ हैं? उसने एक बार फिर फ़ोन होल्ड पर रखते हुए इससे पूछा। इमामा को अपनी अगली हमाकत याद आई। पेपर्स गाड़ी में ही थे। वो पेपर्स और लाइसेंस दोनों वहाँ छोड़कर आई थी। इस ब्रांड न्यू गाड़ी पर अगर कोई हाथ साफ करता तो इस खुशकिस्मत को गाड़ी के साथ ये दोनों चीज़ें भी इनाम में मिलती, क्योंकि लिफ्टर उसे मतलूबा पार्किंग में छोड़कर वहाँ से जा चुका था। इस पर स्टिकर लगा होता तो शायद वो इसे कहीं और लेकर जाता, लेकिन अब वो इसे करीबी पार्किंग में छोड़ गए थे, क्योंकि इनका ख्याल था मालिक गाड़ी के पीछे आ रहा होगा।
जूस एकदम इसके हलक में अटकने लगा था। गाड़ी में उसने नज़रें मिलाए बगैर कहा। जवाबन उसे मलामत नहीं की गई जिसकी वह तवक्का कर रही थी। आईडी कार्ड की कॉपी है तुम्हारे पास? वो किसी को गाड़ी लाने के लिए भेजना चाहता था और हिफ्ज़े मतकदम के तौर पर आईडी कार्ड या गाड़ी के पेपर साथ देना चाहता था ताकि अगर इसे पार्किंग में चेक किया जाए तो गाड़ी लाने में दिक्कत ना होती। वो ग्लास रखकर एक बार फिर आईडी कार्ड अपने बैग में ढूंढने लगी। वहाँ भी इसका कोई वजूद नहीं था। उसे याद है कि वो दूसरे बैग में था। उसका दिल वहाँ से भाग जाने को चाहा। उसे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इस दफ़ा सलार ने इसके जवाब का इंतज़ार नहीं किया। मेरे पेपर्स में देखो, मेरी वाइफ की आईडी कार्ड की कॉपी होगी। वो ड्राइवर को दे दो और कार की चाबियाँ भी भिजवा देता हूँ, उसने फ़ोन पर कहा। तुम्हें अगर फ्रेश होना हो तो मेरे स्लीपर्स यहाँ पड़े हैं। ये ऑफ़र बेहद बरवक्त आई थी। उसे वाकई इस वक्त कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ वो अपना मुँह छुपा सके। उसने ज़िंदगी में कभी खुद को इतना नकारा और अहमक महसूस नहीं किया था। बाथरूम का दरवाज़ा बंद किए वो अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारती रही। पानी कुछ बहा नहीं पा रहा था, ना शर्मिंदगी, ना हित्तक और ना ही उसका रंज। सुना है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड आई है? उसने बाहर रिमशा की आवाज़ सुनी। वो सलार को छेड़ रही थी और वह जवाबन हंसा था। हाँ, आज की डिज़ास्टर मीटिंग के बाद किसी गर्लफ्रेंड का एक विज़िट तो डिज़र्व करता था मैं। वो आईने में अपने एक्स को देखते इनकी गुफ्तगू सुनती रही। दोनों अब किसी क्लाइंट और आज की मीटिंग को डिस्कस कर रहे थे। उसका दिल चाहा था वो वापस कमरे में ना आ जाए। वो इस सीन से गायब होना चाहती थी। बाथरूम का दरवाज़ा खुलने पर रिमशा खैर मुकदमी अंदाज में इसकी तरफ आई। चलो किसी बहाने तुम्हारी बेगम तो यहाँ आई, रिमशा ने इससे मिलते हुए कहा। सलार जवाब देने की बजाय सिर्फ मुस्कुराया। चंद मिनट वो खड़ी बातें करती रही। फिर उसने कहा, अब अगली मीटिंग है तो तुम आ रहे हो क्या? हाँ, मैं आता हूँ, तुम स्टार्ट कर लो मीटिंग, मैं 10-15 मिनट में आ जाता हूँ, उसने कहा। रिमशा इमामा को खुदा हाफिज़ कहते हुए निकल गई। तुम चले जाओ, गाड़ी आएगी तो मैं चली जाऊँगी, उसने कमरे में पड़े जूते के डिब्बे से नया जूता निकालते हुए सलार से कहा। उसे लग रहा था वह इस वक्त एक ख्वामखा की लायबिलिटी बनकर आ गई है। तुम सैंडविच खाओ, तुमने ही सुबह बना कर दिए थे। आज क्लाइंट्स के साथ लंच किया है, ये खा नहीं सका। वह टेबल पर पड़े सैंडविच का एक टुकड़ा खाते हुए कह रहा था, मुझे भूख नहीं है। इस वक्त हलक से कुछ उतारना बहुत मुश्किल था। क्यों भूख नहीं है? लंच किया है तुमने? नहीं, लेकिन भूख नहीं है। फिर खाओ, सिर्फ एक खा लो। वो इसे बहला रहा था। इमामा के साथ कोई मसला था और वो इस वक्त पूछना बेकार था। जब भी वो परेशान होती इस तरह चीज़ें भूलती थी और इतने महीनों में सलार इस चीज़ का आदी हो चुका था। वो जानता था वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके लिए अब कोई गैर मामूली बात नहीं रही थी। वो अब सर झुका सैंडविच खाने लगी थी जो इसने प्लेट में इसके सामने रखा था। उसका ख्याल था वो अब इसकी इन तमाम हरकत पर कोई तबसरा करेगा, मगर वो इससे इधर उधर की बातें करता रहा। सैंडविच खत्म होने के बाद उसने इमामा से चाय का पूछा और इसके इनकार पर इसने इंटरकॉम पर किसी से ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा। मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में भिजवा रहा हूँ, तुम्हारी गाड़ी जब आएगी तो मैं भिजवा देता हूँ, मैं खुद ड्राइव करके चली जाती हूँ, उसने कहा। नहीं, ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप करेगा। तुम अपसेट हो और मैं नहीं चाहता तुम ड्राइव करो। वो बोल नहीं सकी, ये जानने के बावजूद कि वो बड़ी आसानी से जान गया होगा कि इस वक्त इससे कोई परेशानी थी। मैं खुद चली जाती हूँ, उसने बैंक की एग्जिट पर सलार से कहा। यार, क्लाइंट्स को भी यहाँ तक छोड़ने आ जाता हूँ, तुम तो फिर मेरी बीवी हो। वो मुस्कुराया था। ड्राइवर पार्किंग में खड़ी गाड़ी दरवाजे के सामने ले आया था। ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए आया, मगर इससे पहले सलार इसके लिए गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल चुका था। वो गाड़ी में बैठने की बजाय इसे रुक कर देखने लगी। वो इसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, मगर इसके हलक में एक बार फिर से गिरे पड़ने लगी थी। एनीथिंग एल्स मैम? सलार ने मुस्कुराते हुए कहा। वो समझा कि वो इसे कुछ कहना चाह रही है। थैंक यू, उसने बिलाखिर कहा। ऑलवेज एट योर डिस्पोजल मैम्स, उसने अपना बाजू उसके गिर्द फैलाते हुए इसे गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए कहा। वो गाड़ी में बैठ गई। सलार ने दरवाज़ा बंद कर दिया। चलती हुई गाड़ी में से इमामा ने एक लम्हे के लिए मुड़कर उसे देखा। वो अभी वहीं खड़ा था। वो यकीनन गाड़ी के मेन रोड पर जाने का इंतज़ार कर रहा था। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढांप लिया था। जिसकी जिम्मेदारी थी वो शख्स इसके लिए खड़ा था। वो जलाल की जिम्मेदारी नहीं थी। फिर वो क्यों ये तवक्का कर रही थी कि वो इसके लिए इतनी क्रिस्टी दिखाता? उसने ठीक कहा था, उसे ड्राइवर के साथ भेजा था। वो वाकई इस वक्त गाड़ी ड्राइव करने के काबिल नहीं थी। वो अपनी गाड़ी में होती तो गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी करके अंदर बैठकर फूट फूट कर रोती। ना वो इतनी बेवकूफ़ थी जितनी हर बार जलाल के सामने जाकर हो जाती थी, और ना ही इतनी अनमोल थी जितना ये शख्स उसे समझ रहा था। एक उसे कोयला समझ कर मिलता था तो दूसरा उसे कोहे नूर। वो बेवकती का अंश की तरह लगती थी और ये वक़्त खंजर की तरह, लेकिन दोनों चीज़ें ज़ख्मी करती थी उसे। वो घर आकर भी बहुत देर तक लॉन्च में बेमकसद बैठी रही थी। आज का दिन बेहद बुरा था, बेहद। कोई चीज़ उसे पुरसुकून नहीं कर पा रही थी। तकलीफ़ दह यादों का एक सिलसिला था जो ख़त्म होने में नहीं आ रहा था।
क्या हुआ है तुम्हें? सलार ने रात को खाने की टेबल पर इससे पूछा। कुछ नहीं, जवाब हंसवे तवक्का था। सलार ने खाना खाते खाते हाथ रोककर उसे देखा। कोई परेशानी नहीं है, मैं बस अपनी फैमिली को मिस कर रही हूँ, उसने झूठ बोला। ये वाहिद तरीका था जिससे इस गुफ्तगू का मौजू इसकी ज़ात से हट सकता था। सलार ने उसे कुरेदा नहीं। वो बाज़ दफ़ा इस तरह परेशान होती थी और वो इसे सिर्फ बहलाने की कोशिश किया करता था। आज भी उसने यही कुछ किया। वो डिनर के बाद काम के लिए अपनी स्टडी रूम में चला गया। इमामा ने सोने की कोशिश की लेकिन वो सो नहीं सकी। एक बार फिर सब कुछ फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने आने लगा। वो फिल्म जो आज बार बार चलती और फिर चलती रही थी। कितना वक्त उसने अंधेरे में बिस्तर में चित लेटे छत को घूरते हुए गुजारा था, उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। उसकी सोचों का तसलसल तब टूटा था जब कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सलार सोने के लिए हथियुल मक्का आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आया था। फिर दरवाज़ा बंद करके वो लाइट ऑन किए बगैर उसी तरह एहतियात से दबे पांव वॉशरूम की तरफ चला गया। इमामा ने आंखें बंद कर ली। नींद अब भी आंखों से कोसों दूर थी। वो कपड़े तब्दील करके सोने के लिए बेड पर आकर लेटा था। उसने इमामा की तरफ करवट ली और फिर इमामा ने इसकी आवाज़ सुनी। तुम जाग रही हो? उसने अपनी कमर के गिर्द सलार का बाजू हायल होते हुए महसूस किया। तुम्हें कैसे पता चल जाता है? वो कुछ झिलाई थी। पता नहीं कैसे, बस पता चल ही जाता है। क्या परेशानी है? एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा वो इसे बता दे अपनी और जलाल की मुलाकात के बारे में, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने इस ख्याल को झटक दिया। इस सारे वाक़े में बताने वाली कोई चीज़ नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ जो किसी के लिए भी काबिल एतराज़ होती। वो सलार को भी ये नहीं समझा सकती थी कि वह जलाल की किन बातों पर तकलीफ़ महसूस कर रही थी, तो फिर बताने का फ़ायदा क्या होता? कुछ नहीं, बस मैं डिप्रेस्ड थी, इसलिए तो कहा था कि बाहर चलते हैं। वह अब इसके बाजू पर सहलाने वाले अंदाज में हाथ फेर रहा था। मैं ठीक हूँ अब, इमामा ने एकदम किसी नन्हे बच्चे की तरह इसके सीने में मुंह छुपाते हुए उससे कहा। उसके सर को चूमते हुए वो इसे थपकने लगा। इमामा का दिल भर आया। अगर इसकी ज़िंदगी में जलाल अंसर के नाम का कोई बाब ना आया होता तो क्या ही अच्छा होता। वो इस शख्स के साथ बहुत खुश रह सकती थी जिसके सीने में मुँह छुपाए वो इस वक्त माजी को खोजने में मसरूफ़ थी। ज़िंदगी में वो लोग क्यों आते हैं जो हमारा मुकद्दर नहीं होते? वो मुकद्दर नहीं बनते तो एड़ी कांटा क्यों बन जाते हैं? जलाल के साथ होने वाली वो मुलाकात इसके लिए एक इत्तेफाक था, एक ऐसा इत्तेफाक जिसे वो दोबारा नहीं चाहती थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो इत्तेफाकी मुलाकात इसके लिए बहुत ख़तरनाक असरात लेकर आने वाली थी, महीनों या सालों में नहीं बल्कि दिनों में। 2 दिन बाद वो एक डिनर में मौजूद थे। वो इस वक्त सलार के साथ करीब चंद लोगों से मिल रही थी जब इसने हेलो की एक शनासा सी आवाज़ सुनी। इमामा ने गर्दन मोड़ कर देखा और फिर हिल नहीं सकी। वो फ़ारूक था जो बेहद गर्मजोशी के साथ सलार से मिल रहा था। मेरी बीवी। सलार अब इसका तारुफ करवा रहा था। तारुफ की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही इनसे मिल चुका हूँ, फ़ारूक ने बेहद गर्मजोशी से कहा। सलार ने कुछ हैरान सा होकर फ़ारूक को देखा। आप पहले मिल चुके हैं इमामा से? बिल्कुल, अभी परसों ही तो मुलाकात हुई है। डॉक्टर जलाल अंसर के साथ लंच कर रही थी। दरअसल जलाल हमारी फैमिली डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया कि ये इनकी पुरानी क्लास फ़ेलो हैं और जब इन्होंने आपका विजिटिंग कार्ड इन्हें दिया तब मुझे पता चला कि आपकी वाइफ है। फ़ारूक बड़े खुशगवार अंदाज में कह रहा था। मैंने और मेरी मिसेस ने तो खाने पर इनवाइट किया था लेकिन इन्होंने कहा आप आजकल मसरूफ़ हैं। फ़ारूक ने ना इमामा की फ़क होती रंगत को देखा ना सलार के बेतासुर चेहरे को। जो कुछ वो कह रहा था सलार को इस पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन यकीन ना करने के लिए इसके पास कोई वजह नहीं थी। इसके कान जैसे सुन हो रहे थे। उसने गर्दन मोड़कर अपनी बाएं तरफ खड़ी इमामा को देखने की जहमत भी नहीं की थी। वो फ़िलहाल इसको देखना नहीं चाहता था। वो जलाल अंसर के साथ मिल रही थी और कब से। फ़ारूक की बात सुनते हुए इमामा ने खुश्क होते हुए हल्ला के साथ सलार के चेहरे पर नज़र डाली। वो और फ़ारूक की बात सुन रहा था और इसका चेहरा बेतासुर था। उसने इसके बेतासुर चेहरे को देखकर गलत अंदाज़ा लगाया था। मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, वो मेरी बात समझ लेगा। इसके बेतासुर चेहरे ने इमामा को अजीब सी खुशफहमी का शिकार किया था। वो इब्तदाई शौक़ से निकलने लगी थी। मुझे परसों ही सलार को बता देना चाहिए था, तब उसे ये शर्मिंदगी ना होती। उसे ज़रा पछतावा हुआ। वहाँ करे फ़ारूक की बात सुनते और सलार के चेहरे पर नज़र डालते हुए उसने इन हालात में सलार के रद्द-ए-अमल को बिल्कुल गलत समझा था। और क्यों ना समझती? इतने महीनों से वो जिस शख्स के साथ रह रही थी वो इसके नाज नखरे उठाने के अलावा और नहीं कर रहा था। उसने इसे कभी ये तासुर नहीं दिया था कि वो इससे नाराज़ हो सकता था या इसकी किसी गलती पर उसे माफ़ नहीं कर सकता था। आप ज़हीर साहब से मिले हैं? उसने एकदम सलार को फ़ारूक की बात काटते देखा। आए हुए हैं क्या? हाँ, अभी हम लोग आप ही की बात कर रहे थे। आए, मैं आपको मिलवाता हूँ। सलार फ़ारूक को लिए एक तरफ चला गया। इमामा की समझ में नहीं आया कि इसने मौजू बदला था या वो फ़ारूक को वाकई किसी ज़हीर साहब से मिलवाना चाहता था। वो दोबारा पलट कर इसकी तरफ नहीं आया। वो डिनर के दौरान भी मर्दों के एक ग्रुप के पास खड़ा रहा। वो खुद भी अपनी कुछ दूसरी शनासा ख़वातीन के साथ खड़ी रही। ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी पार्टी में वो इसके पास ही ना आया हो। उसे कुछ परेशानी होने लगी, लेकिन उसे अभी भी यकीन था सलार इस चीज़ को बहुत बड़ा इशू नहीं बनाएगा।
पार्टी के ख़त्म होने पर मेज़बानों से रुखसत होकर वो होटल की लॉबी के दरवाजे पर अपनी कार के इंतज़ार में खड़े हो गए। इमामा ने एक बार फिर इसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की। उसका चेहरा इतना ही बेतासुर था जितना पहले था, लेकिन इसकी खामोशी और संजीदगी बेहद मायने खेज थी। इमामा ने बात का आगाज़ करने का सोचा और तभी होटल का एक मुलाजिम इनकी गाड़ी ड्राइवे पे ले आया था। सलार उसे मुखातिब किए बगैर बाहर निकलते उसे अब शिबा नहीं रहा था कि इसकी इस अचानक खामोशी और बेतनाई की वजह क्या थी। गाड़ी में बैठे हुए भी इसकी खामोशी इसी तरह थी। गाड़ी के मेन रोड पर आने के चंद मिनटों के बाद इमामा ने इस तवील खामोशी को तोड़ने की कोशिश की। तुम नाराज़ हो मुझसे? विल यू प्लीज़ शट अप? वो फ्रीज़ हो गई थी। मैं इस वक्त गाड़ी ड्राइव करना चाहता हूँ, तुम्हारी बकवास सुनना नहीं चाहता। इस पर चिल्लाया नहीं था, लेकिन जो कुछ इसकी नज़रों और इसके ठंडे लहजे में था वो इमामा को मारने के लिए काफ़ी था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बात इतनी मामूली नहीं जितनी वो समझ रही थी। वो इसे दोबारा मुखातिब करने की हिम्मत नहीं कर सकी। इतने महीनों में उसने पहली बार उसे अंधाधुंध गाड़ी ड्राइव करते देखा था। अपार्टमेंट में दाखिल होने के बाद वो अपनी जैकेट लाउंज में सोफे पर फेंकते हुए सीधा किचन में गया। इमामा की समझ में नहीं आया कि वो किचन में जाए या इसके बेडरूम में आने का इंतज़ार करे। अपनी चादर उतारते हुए वो कुछ देर अपार्टमेंट के बेडरूम दरवाजे के पास ही खड़ी रही। उसका जहन अब माफ होने लगा था। वो इतने महीनों से एक आशिक और दोस्त के साथ रह रही थी और आज पहली बार शोहर का सामना कर रही थी। कॉरिडोर में खड़े खड़े उसने अपने सैंडल्स उतारे, तभी उसने सलार को किचन एरिया से पानी का गिलास ले जाते और फिर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठते देखा। अब इसकी पुश्त इमामा की तरफ थी। पानी का गिलास खाली करके टेबल पर रखते हुए वो अब अपने गले से टाई उतार रहा था। वो चंद लम्हे खड़े उसे देखती रही, फिर आगे बढ़ आई। कुर्सी खींचकर वो बैठी ही थी कि वो कुर्सी धकेलता हुआ उठ खड़ा हुआ। सलार, मेरी बात तो सुनो। अभी कुछ और रह गया है जो तुमने मुझे बताना है? उसने सलार की आंखों में अपने लिए कभी तहकीर नहीं देखी थी, लेकिन आज देख रही थी। मुझे वजाहत का मौका तो दो। वजाहत? किस चीज़ की वजाहत? तुम मुझे ये बताना चाहती हो कि तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए अपने शोहर को धोखा देना क्यों ज़रूरी समझा? उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। या तुम मुझे ये बताओगी कि तुम्हें एक्स बॉयफ्रेंड की वो कौन सी खूबी है जो तुम्हें अपने शोहर में नज़र नहीं आई? वो अपने लहजे से उसे काट रहा था। इससे बेहतर यह है कि तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम कब से इससे मिल रही हो। मैं इत्तफाकन उससे मिली थी सिर्फ एक बार। उसने बढ़ाई हुई आवाज़ में कुछ कहने की कोशिश की। सलार ने डाइनिंग टेबल पर पूरी कुव्वत से हाथ मारा। स्टॉप बिफॉलिंग मी वुमेन, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। इमामा की आवाज़ बंद हो गई। इसके हाथ कांपने लगे। तुम समझती हो मैं अब तुम पर एतबार करूँगा? तुमने मेरी नज़रों में आज अपनी इज़्ज़त ख़त्म कर ली है। यू आर नथिंग बट अ ब्लडी करैक्टर। वो कहते हुए वहाँ रुका नहीं था। बेडरूम में जाने की बजाय वो स्टडी रूम में चला गया था। इमामा ने मुठ्ठियाँ बींचकर जैसे अपने हाथों की कपकपाहट को रोकने की कोशिश की थी। इसके अल्फाज इसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। वो बेहद तकलीफ़दा थे, लेकिन इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ इसकी काटदार नज़रें थी। बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी सलार ने बना ली थी, लेकिन बात इतनी छोटी भी नहीं थी जितनी इसने समझी थी। वो इसके और जलाल के माजी के ताल्लुक से वाकिफ़ ना होता तो कभी भी किसी क्लास फेलो के साथ खाना खाने पर वो इतना हंगामा ना करा करता। वो कंजर्वेटिव नहीं था। उसे खुद ही जलाल से मुलाकात के बारे में बता देना चाहिए था। वहाँ बैठे बहते आंसुओं के साथ अब वो खुद को मलामत कर रही थी। वो उठकर बेडरूम में आ गई। सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो माफ जहन और हवास के साथ सिर्फ सलार के अल्फाज जहन से निकालने की कोशिश कर रही थी। सवाल ये नहीं था कि वो इसे गलत समझ रहा था। सवाल यह था कि ऐसा क्यों हुआ। क्या वो भी उसे उसी तरह नाकाबिले एतबार समझता है जिस तरह वो उसे समझती है? वो सारी रात जागती रही। सलार बेडरूम में नहीं आया था। उसे यकीन था सुबह तक इसका गुस्सा ख़त्म नहीं तो कम ज़रूर हो जाएगा और वह इससे दोबारा बात करना चाहती थी। वो फजर के वक्त कमरे में आया था। इस पर एक नज़र डाले बगैर वो कपड़े तब्दील करके नमाज पढ़ने के लिए चला गया। उसकी वापसी हमेशा की तरह जिम और जॉगिंग के बाद ऑफिस जाने से कुछ देर पहले हुई थी। उसने इमामा को तब भी मुखातिब नहीं किया था। इमामा के निकाले हुए कपड़ों की बजाय वो अपने निकाले हुए कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। वो कुछ दिल बर्दाश्ता सी होकर किचन में नाश्ता तैयार करने लगी। सलार तैयार होकर लाउंज में आया, लेकिन नाश्ते की टेबल पर जाने की बजाय वो स्टडी रूम में चला गया। उसे पता था वो अपना लैपटॉप लेने वहाँ गया था, लेकिन वो नाश्ता करने के बाद किया करता था। आज पहले लेने का मतलब था कि सलार नाश्ता लगा दिया है मैंने। उसके स्टडी रूम से निकलने पर इमामा ने उसे कहा, इसके लिए तुम जलाल को बुला लो। उसने बात नहीं की थी, उसे कोड़ा मारा था। वो सफ़ेद पड़ गई। वो एक लम्हा रुके बगैर अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलकर निकल गया। उसे एहसास नहीं हुआ कि वो कितनी देर वहीं डाइनिंग टेबल के करीब खड़ी रही। उसके लफ्ज़ किसी खारदार तार की तरह उसके वजूद को अपनी गिरफ्त में लिए हुए थे। वो सारा दिन कुछ नहीं खा सकी थी। उसने 2 बार सलार को कॉल की, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। उसे यही तवक्का थी। उसने टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए उससे माफ़ी मांगी। उसने टेक्स्ट मैसेज का भी कोई जवाब नहीं दिया। वो रोज़ाना 7 या 8 बजे के करीब घर आ जाता था। अगर कभी इसे देर से आना होता तो वो इसे मतला कर दिया करता था, लेकिन इस रात वो
इस दिन वो रात तकरीबन 10 बजे के करीब घर आया था। आज बहुत देर हो गई, मामा ने दरवाज़ा खोलने पर पूछा। सलार ने जवाब नहीं दिया। वो खड़ी सिर्फ उसे देखती रही। लाउंज में रिमोट कंट्रोल से टीवी ऑन करते हुए वो बेडरूम में चला गया। ये जैसे इशारा था कि वो दोबारा टीवी देखने के लिए वहाँ आएगा। इमामा को यकीन था वो खाना नहीं खाएगा, लेकिन बोझल दिल के साथ उसने खाना लगाना शुरू कर दिया। वो 10-15 मिनट के बाद कपड़े तब्दील करके लाउंज में आ गया। फ्रिज से एक एनर्जी ड्रिंक निकालकर वो लाउंज के सोफे पर बैठकर चैनल सर्फिंग करने लगा। खाना तैयार है, इमामा ने उसे इन्फॉर्म किया। वो टीवी देखता रहा। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? वो आगे बढ़ी। उसने टीवी से नजरें हटाकर उसे कहा, ये मेरा घर है, यहाँ मौजूद हर चीज़ मेरी है और खाना खाना या ना खाना मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। उसकी आंखों में बेरुखी के अलावा कुछ नहीं था। मैंने तुम्हारे इंतज़ार में अभी तक खाना नहीं खाया। उसने कभी इस शख्स के सामने अपना ऐसा लहजा रखने का सोचा तक नहीं था। वो मोहब्बत नहीं बल्कि रिश्ता था जो इसको कमज़ोर कर रहा था। स्टॉप दिस बुलशिट। वो चैनल तब्दील करते हुए अजीब से अंदाज में हंसा था। मैं तुम्हारे हाथों बेवकूफ़ ज़रूर बन गया हूँ, लेकिन बेवकूफ़ हूँ नहीं। सलार, तुम जो समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इसके सामने सोफे पर बैठ गई थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जो मैं तुम्हें समझ रहा था वो वाकई गलत था। इमामा के हलक में फिर गिरे पड़ने लगी थी। तो मेरी बात क्यों नहीं सुन लेते? उसने बढ़ाई हुई आवाज़ में कहा। इमामा, आज मेरे सामने रोना मत। तुम मुझे इस्तेमाल कर रही हो, एक्सप्लॉइट कर रही हो, करो, लेकिन इमोशनली ब्लैकमेल मत करो मुझे। वो इसकी आंखों में नमूदार होते आंसुओं को देखकर बुरी तरह मुश्तल हुआ था। ठीक है, तुम बात नहीं सुनना चाहते मत सुनो, लेकिन माफ़ कर दो मुझे। मैं तुमसे एक्सक्यूज़ करती हूँ, मेरी गलती थी, मुझे इससे नहीं मिलना चाहिए था। उसने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा था। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने नाकर्दा गुनाह के लिए माजरत करना था। उसे अब एहसास हो रहा था। इस तरह मिलने के बजाय तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए। उसने इसकी बात काट कर कहा था। सलार, वो शादीशुदा है। वो बात मुकम्मल नहीं कर सकी। इसके आंसू बहने लगे थे और इसकी बात अधूरी छोड़ने पर वो सुलगा था। बहुत दुख है तुम्हें इसके शादीशुदा होने का, तो कहो इसे तुमसे सेकंड मैरिज कर ले या बीवी को तलाक दे, लेकिन उसे ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? तुम तो वैसे ही उसे अवेलेबल हो। वो सांस नहीं ले सकी। कम अज़ कम उसे इसकी ज़ुबान से ये सुनने की तवक्का नहीं थी। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने बेयकीनी से कहा। तुम जो मतलब निकालना चाहती हो निकाल लो। उसने सामने पड़ी टेबल पर एनर्जी ड्रिंक का कैन और रिमोट कंट्रोल दोनों रखते हुए कहा। मेरे करैक्टर पर बात कर रहे हो तुम? उसका चेहरा सुर्ख होने लगा। करैक्टर है तुम्हारा? उसने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा था। करैक्टर था तो शादी की थी तुमने। उसे अपनी बुराई हुई आवाज़ से खुद झुंझलाहट होने लगी थी। शादी नहीं, गलती की थी, एंड आई रिग्रेट इट। वो इसका मुंह देखकर रह गई। खामोशी का एक लंबा वक्फा आया था। फिर उसने अपने हलक में फंसा आंसुओं का गोला निगलते हुए कहा, मेरी फैमिली होती ना तो मैं तुमसे इस तरह एक बात भी ना सुनती, लेकिन अब और कुछ मत कहना वरना मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। सलार ने जवाब में टेबल पर पड़ा अपना सेलफोन उठाया। उसने फुरकान को कॉल की। तुम्हारा ड्राइवर सो तो नहीं गया? नहीं, दूसरी तरफ से फुरकान ने कहा। तुम्हें ज़रूरत है? हाँ। अच्छा, मैं इसे बताता हूँ। सलार ने सेलफोन बंद कर दिया। ड्राइवर तुम्हें छोड़ आता है, तुम पैकिंग करके जा सकती हो, लेकिन मुझे कभी ये धमकी मत देना कि तुम घर छोड़कर चली जाओगी। जो कुछ तुम मेरे घर में बैठकर कर रही हो बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। वो उठकर बेडरूम में चला गया था। वो बुत की तरह वहीं बैठी रही। उसने उसे धक्के देकर घर से नहीं निकाला था, लेकिन वो यही महसूस कर रही थी। चंद मिनट में वो वहीं बैठी रही। फिर वो एकदम उठकर अपार्टमेंट से बाहर निकल आई। लिफ्ट में इसने अपने दुपट्टे से भीगी आंखें और चेहरे को रगड़कर खुश्क करने की कोशिश की। वो ड्राइवर के सवालों से बचना चाहती थी। मुझे सईदा अम्मा की तरफ छोड़ दो। उसके नीचे पहुंचने तक ड्राइवर फुरकान की गाड़ी निकाले हुए था। उसने गाड़ी की पिछली सीट पर बैठते हुए उससे कहा। रात के 11:15 बजे गाड़ी की पिछली सीट पर वो पूरे रास्ते आंसू बहाती और आंखों को रगड़ती रही। उसने ज़िंदगी में ऐसी बेइज्जती कभी महसूस नहीं की थी। उसे एक बार फिर अपने माँ बाप बुरी तरह याद आ रहे थे। सईदा अम्मा ने नींद से उठकर दरवाज़ा खोला और इसे दरवाजे पर देखकर वो बुरी तरह परेशान हुई थी, मगर इससे ज़्यादा परेशान वो उसे अंदर आकर बिलक बिलक कर रोते देखकर हुई थी। सलार ने घर से निकाल दिया। वो सुनकर हवास बागता हो गई थी। वजह क्या थी वो सईदा अम्मा को क्या किसी को नहीं बता सकती थी। भाईजान को फ़ोन मिलाकर दो, मैं इनसे बात करती हूँ। ऐसे कैसे घर से निकाल सकता है वो? सईदा अम्मा को गुस्सा आने लगा था। उसने इनके स्टार के बावजूद आधी रात को डॉक्टर सब्तली को फ़ोन नहीं किया। ये मुसीबत इसकी थी। वो इसके लिए इन लोगों की नींदें ख़राब नहीं करना चाहती थी। वो खुद पिछली रात नहीं सोई और अब इसी तरह रोते हुए इसका सर दर्द से फटने लगा था। फजर की नमाज के बाद वो सोने के लिए लेट गई। नींद मुश्किल से आई थी, लेकिन आ गई थी। दोबारा इसकी आंख दोपहर को खुली और आंख खुलने पर इसे ये सब कुछ भयानक ख्वाब की तरह लगा था। सलार ने कोई फ़ोन तो नहीं किया? उसने सईदा अम्मा के कमरे में आने पर पूछा। नहीं, तुम नहा लो, मैं खाना लगा रही हूँ, फिर भाई साहब की तरफ चलते हैं। सईदा अम्मा कहकर कमरे से निकल गई। पता नहीं इसे क्यों उम्मीद थी कि वो अब पछता रहा होगा। शायद इसके चले जाने के बाद उसे एहसास होगा
कि उसने ज़्यादती की है। 12 घंटा गुस्सा ख़त्म करने के लिए काफ़ी थे अगर ये सब कुछ इसने गुस्से में किया था तो। उसने बोझल दिल के साथ शावर लिया और सईदा अम्मा के घर पड़े हुए अपने कपड़ों में से एक जोड़ा निकाल कर पहन लिया। वो पिछले कई महीनों से इतने कीमती कपड़े पहनने की आदी हो गई थी कि अपने जिस्म पर वो जरा इसे खुद ही अजीब सा लग रहा था। उसे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन खाने के 2 लुक़मे लेते ही इसकी भूख मर गई। सईदा अम्मा ने ज़बरदस्ती से खाना खिलाया। वो खाने के फ़ौरन बाद डॉक्टर साहब की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन इमामा डॉक्टर साहब को इनके ऑफिस आने पर इस तरह की गुफ्तगू से परेशान नहीं करना चाहती थी। सलार हफ्ते में 2 दिन डॉक्टर साहब के पास रात को जाया करता था और आज भी वही दिन था जब उसे वहाँ जाना था। वो चाहती थी कि वो डॉक्टर साहब को इसके बारे में जो कहना चाहता है इससे पहले ही कह दे। कम से कम इसे बैठे बैठे शर्मिंदगी का वो बोझ ना उठाना पड़े जो इस सारे मामले के बारे में इन्हें बताकर इसे उठाना पड़ता। लेकिन सईदा अम्मा इस पर तैयार नहीं थी। वो ज़बरदस्ती उसे साथ लेकर डॉक्टर साहब के घर आ गई थी। कुलसूम आंटी सब कुछ सुनकर सईदा अम्मा की तरफ बल्कि सईदा अम्मा की तरह आवाज़ भागता हुई थी। डॉक्टर साहब अभी ऑफिस से नहीं आए थे। लेकिन बेटा, झगड़ा किस बात पर हुआ? मामा के पास इस एक सवाल का जवाब नहीं था। सईदा अम्मा और कुलसूम आंटी के हर बार पूछने पर इसे एहसास होता कि इस सवाल का जवाब इसकी नीयत साफ होने के बावजूद इसको मुजरिम बना रहा था। अगर वो सईदा अम्मा और कुलसूम आंटी को यह बताती कि वो अपने एक पुराने दोस्त के साथ खाने पर गई थी या किसी पुराने क्लास फेलो के साथ थी, तो दोनों सूरतों में वो भी कभी अच्छे रद्द-ए-अमल का इजहार ना करती। वो ये सब कुछ डॉक्टर साहब को भी नहीं बता सकती थी, जो घर आते ही उसे इस तरह देखकर परेशान हुए थे। उसे मेरे करैक्टर पर शक है, उसने इनके बार बार पूछने पर सर झुकाए हुए कहा। डॉक्टर सप्तली को जैसे शौक लगा था। सईदा अम्मा और कुलसूम आंटी भी बोल नहीं सकी थी। डॉक्टर साहब ने इसके बाद इससे कोई सवाल नहीं किया था। वो रात को आएगा तो मैं इससे बात करूंगा, परेशानी की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा सब कुछ। उन्होंने मामा को तसल्ली दी। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं जॉब कर लूँगी, लेकिन अब मैं इसके घर में नहीं जाऊँगी। डॉक्टर सप्तली ने इसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो अब भी जैसे शौक में थे। सलार सिकंदर के बारे में जो तासुर वो आज तक बनाए बैठे थे वो बुरी तरह मसख हुआ था। वो खुद को यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब कुछ किसी गलतफहमी का नतीजा हो सकता है, वरना सलार इस लड़की को आधी रात को अपने घर से इस तरह के इल्ज़ाम लगाकर खाली हाथ नहीं निकाल सकता था जिसे वो अपनी बेटी कहते थे। फुरकान इस रात अकेला आया। सलार इसके साथ नहीं था। डॉक्टर साहब ने लेक्चर के बाद उसे रोक लिया और सलार के बारे में पूछा। वो कुछ मसरूफ़ था इसलिए नहीं आ सका। फुरकान ने इत्मीनान से कहा। आपको इसने बताया है कि उसने इमामा को घर से निकाल दिया है? फुरकान चंद लम्हे बोल नहीं सका। इमामा को? उसने भी यकीनी से कहा। आपके ड्राइवर के ज़रिए उसने इमामा को कल सईदा बहन के घर भिजवाया था। फुरकान को पिछली रात सलार की कॉल याद आई। मुझे यकीन नहीं आ रहा, कैसे? मतलब? फुरकान का दिमाग वाकई चकरा गया था। सलार इमामा पर जिस तरह जान छिड़कता था, कम से कम इसके लिए ये बात मानना मुमकिन नहीं था कि वो इसे घर से निकाल सकता है, और वो भी इस तरह आधी रात को। वो इसे कल जिम में बहुत खामोश सा लगा और आज वो जिम में आया ही नहीं था, लेकिन इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसकी खामोशी का कोई ताल्लुक इमामा से हो सकता है। मैं इसे अभी फ़ोन करता हूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फुरकान ने परेशान होते हुए सलार को अपने सेल से फ़ोन की। सलार का सेल ऑफ था। उसने दोबारा घर के नंबर पर ट्राई किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने कुछ हैरान होकर डॉक्टर साहब को देखा। फ़ोन नहीं उठा रहा, सेल ऑफ है। मैं घर जाकर बात करता हूँ इससे, आप इमामा को मेरे साथ भेज दें। फुरकान वाकई परेशान हो गया था। नहीं, मामा आपके साथ नहीं जाएगी, उसने निकाला है, वो खुद मुआसरत करके ले जाएगा, डॉक्टर सप्तली ने बेहद दो टोक अंदाज में कहा। आप इसे जाकर मेरा पैगाम दे दें। फुरकान ने कभी डॉक्टर सप्तली को इतना संजीदा नहीं देखा था। जारी है। नावल का अगला हिस्सा सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।